हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टीम आशीष तिवारी अपडेट्स। तो लास्ट के लेक्चर में हमने जो किया था वो एक इंट्रोडक्शन था हमारे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को लेकर। आज की वीडियो में हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करने जा रहे हैं। और ये नॉट जस्ट आपका बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम जो भी आप कोर्स कर रहे हो, चाहे आप DU सोल से कर रहे हो, चाहे NCW वेब से कर रहे हो, आप कहीं से भी कर रहे हो, ये कोर्स हर जगह के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो फॉर रिवीजन दिस वीडियो इज बेस्ट। अगर आप रिवीजन के पर्पज से आप वीडियो देख रहे हो, आप फॉर्मूले के पर्पज से देख रहे हो, तो दिस वीडियो इज द बेस्ट। अब एक क्वेश्चन आता है, इनके क्वेश्चंस हम कब डिस्कस करेंगे, दैट विल बी डिस्कस्ड ड्यूरिंग एग्जाम्स। और बाकी इसमें अभी फिलहाल अभी एग्जाम्स को क्योंकि फिर भी टाइम है, स्पेशली DU सोल वालों के, एट दिस मोमेंट आप लोग सिर्फ जो मैं थ्योरी करा रही हूँ इसकी और जो भी फॉर्मूलेज है उसको आप लिख लीजिए, कहीं पर चिपका दीजिए और आप वो फॉर्मूलाज देखते मतलब पढ़ते जाइए। और फॉर्मूलाज एटलीस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के इतने मुश्किल नहीं है, बट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने लेसन 1 कर लिया था। अगेन यहाँ पर हम यूनिट वाइज नहीं चलेंगे, लेसन वाइज चलेंगे। तो आएंगे हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाले पोर्शन में। तो चलिए अभी हम आ गए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाले पोर्शन में। अब इसमें ये एक ऑडियो नोट्स रिवीजन अच्छी हो सकती है अगर आप इसकी थ्योरी वाले पोर्शन में जो भी मैं बोलूँ इसमें लिखा हुआ है, पर जो भी मैं वर्बली बोलूँ वो एक सिंपल फॉर्म है उस वर्जन का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मैथमेटिकल एंड पोजिशनल एवरेजेस। अब हम सेंट्रल टेंडेंसी शुरू तो कर रहे हैं, पर यह सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कोई भी एक सेंट्रल वैल्यू। मान लीजिए मैंने आपको एक बहुत मतलब एक रैंडम सा डेटा बोल रहा हूँ, 4 5 8 9 2 6, मतलब कुछ भी एक रैंडम सा डेटा बोल रहा हूँ। अब अगर इन वैल्यूज में से कोई एक ऐसी वैल्यू मेरे को पता लगानी हो, हाँ, सो कहने की बात ये है कि कोई भी ऐसी एक सेंट्रल वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू जो कि पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे, उसको मैं बोलूंगी कि वो एक सेंट्रल वैल्यू है। और वो सेंट्रल वैल्यू को अगर आप थोड़ा फैंसी नाम दे दो तो उसको सेंट्रल टेंडेंसी बोलेंगे। ऐसे समझ लो कि सेंट्रल वैल्यू घर का नाम और बाहर का नाम सेंट्रल टेंडेंसी है, जैसे हम सभी का होता है। अब बात आई सेंट्रल टेंडेंसी क्या क्या हो सकती है। वो अर्थमेटिक मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, मोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीजें हमने पहले भी सुनी है, राइट? तो हार्मोनिक मीन ऐसे बहुतों ने नहीं सुना होगा, ज्योमेट्रिक मीन फिर भी मतलब किन्हीं किन्हों ने सुना होगा, पर हम उन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हो या फिर एक सिंपल वर्ड्स में अगर मेरे को फिर भी एक्सप्लेन करना हो, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? अ सिंगल वैल्यू एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन एंटायर डेटा सेट, उसको मैं बोलूंगी कि वो एक सेंट्रल टेंडेंसी है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ होते हैं हमारे सेंट्रल टेंडेंसी के, ये तो मैंने बता दिया व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? पहली बात, रिप्रेजेंटेशन। एक लार्ज डेटा सेट है, अगर मैं पूरे लार्ज सेट डेटा सेट को रिमूव करके रिप्लेस करके एक मीनिंगफुल वैल्यू दूं तो वो सेंट्रल टेंडेंसी बन जाएगी। कंपैरिजन, जब हमारे हमारे लिए ग्रुप्स को कंपैरिजन करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। और फर्दर एनालिसिस, आप डिस्पर्जन, रिग्रेशन, कोरिलेशन, ये सब जब आप पढ़ेंगे तो ये बहुत सारी चीजें आपके काम आएंगी। स्टैंडर्ड वेरिएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड वेरिएंस, ये सारी चीजें आपको बाद में काम आएगी। लेकिन जो बेस है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, और ये चैप्टर को आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एवरेज, यहाँ गुड एवरेज लिखा, बट मैं आपको व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज, आप मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल मीन, आप ये टॉपिक में समझिए।
अब मैं बोलूंगी इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, रिजिडली डिफाइंड होना चाहिए अपना, कि मतलब सेम रिजल्ट देना चाहिए हर यूजर को। मतलब आप मानिए कि अगर मैं वैल्यू ले रही हूँ 289, ठीक है, 289 का मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे को इसका एवरेज चाहिए, तो 289 टोटल आया 19 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 6.3333 वो कंटिन्यू होता जाएगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसे। तो मतलब ये वैल्यू है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं हूँ, अगर मैं ये वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो अलग आएगी, आप ये वैल्यू कैलकुलेट करो अलग आएगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि फॉर्मूला जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो अगर मैं कैलकुलेट करूं या आप कैलकुलेट करो उसमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा वही आएगा। फिर बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये मतलब पूरे डेटा सेट को हम इंक्लूड करते हैं, ऐसा नहीं करते कि इसको एक्सक्लूड कर देते हैं या उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। जैसे कि हम मतलब ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है हमारा, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इनमें, ठीक है। बहुत इजी टू कैलकुलेट होता है, बहुत कम इफेक्टेड होना चाहिए बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, और बहुत इजी टू कंप्यूट होता है। अब मैंने आपको ये सारी क्या बताई कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स में भी एक चीज और है जो कि आई वांट यू टू राइट डाउन समवेयर, बिकॉज आज मतलब कॉलेज में शायद इतना ये वाला पोर्शन ना है, लेकिन फॉर डेफिनेटली फॉर सीए स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीए फाउंडेशन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड यू नेवर नो, इट कैन ऑल्सो शो इन योर एग्जाम्स। तो अब देखो, अगर इजी टू अंडरस्टैंड की मैं बात करूं तो हमारा अर्थमेटिक, मीन, मीडियन, मोड, ये जो 3 सेंट्रल टेंडेंसी के टाइप्स हैं, ये इनको हम उस कैटेगरी में डाल सकते हैं कि हाँ ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। रिजिडली डिफाइंड अर्थमेटिक मीन और मीडियन हो जाएगा। इजी टू कंप्यूट मीडियन, मोड और अर्थमेटिक मीन। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज किसकी रहती है, तो वो होगी ए एम, जी एम, एच एम, मतलब ये एम एम वाले जो भी हो गए और एच जी एच लगा लो इनके आगे, तो वो सारी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज उनके अंदर आ जाएगी। लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज आर मीडियन एंड मोड, ओके, और इजी टू कंप्यूट अर्थमेटिक मीन, मोड, मीडियन, ओके। एक चीज और, अगर मैं आप अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशंस हैव सेम फ्रीक्वेंसी देन व्हिच सेंट्रल टेंडेंसी शैल नॉट बी कैलकुलेटेड, वो मोड होगा। मोड, अब देखो मोड क्या, अब सारी सेंट्रल टेंडेंसी अगर सेम है तो मोड तो क्या ही कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। अगर ऑब्जर्वेशन 0 है तो हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, ये आपको तब पता चलेगा जब मैं इसका फॉर्मूला आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वो मैथमेटिकली वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपका ऑब्जर्वेशन ही 0 है तो आप कैसे हार्मोनिक मीन निकालोगे, ठीक है। उसके बाद है जब सारे ऑब्जर्वेशन नेगेटिव हैं, वी कैन नॉट फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। अब इसका भी रीजन हमें उसके फॉर्मूले से ही आएगा, ठीक है। जब सारे आइटम्स की फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो हम मोड ही नहीं निकाल पाएंगे, राइट। मैथमेटिकल एवरेजेस जैसे मैंने आपको बताया ए एम, जी एम, एच एम होते हैं। पोजिशनल एवरेजेस हो सकता है, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, डेकाइल्स, परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल्स, डेकाइल्स, परसेंटाइल्स क्या है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक मीन पे आते हैं। अर्थमेटिक मीन का मोस्ट कॉमन एवरेज होता है, सबसे इजी इसका ये वाला फॉर्मूला रहता है जो ऊपर है, समेशन ऑफ एक्स अपॉन में। अभी लोग समेशन से डर जाते हैं, समेशन का मतलब कुछ नहीं होता, बस होता है जो भी वैल्यूज है हमारी एक्स को सबको मैंने ऐड करके वहां ऊपर न्यूमरेटर में रख दिया है। अब देखो इसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ये टाइप, जब हम फ्रीक्वेंसी ऐड ऑन हो जाती है, ठीक है। एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक शॉर्टकट मेथड होता है। शॉर्टकट मेथड हमने जैसे 6 7 में बहुत बार अज्यूम्ड मीन मेथड होता है, जब ये एफ डी है ना, जिसमें ये डी आई है, मतलब एफ आई डी आई लिखते हैं, जो कुछ लोग डी लिखते हैं। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ये एफ डी जो है, इसमें से जो हमारा डी आई है वो है एक्स आई माइनस ए, ठीक है। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, अभी जैसे हमने, ठीक है, यहाँ ए माइनस करा है, तो मैथ
के रूल सॉरी मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से हमें ए बाद में ऐड भी करना पड़ेगा ताकि वो हमारी इक्वेशन सही बैठ जाए, ठीक है। राइट, तो हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया। प्रॉपर्टीज क्या है, ये प्रॉपर्टीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसमें से मैं ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। ये बेसिकली मैं बोला, अगर लीस्ट स्क्वायर प्रॉपर्टी मिनिमाइजेस error shifts with constant adding multiplying changes mean accordingly, मतलब चेंज इन ओरिजिन इफेक्ट करेगा। ओके, मल्टीप्लाइंग चेंजेस मीन अकॉर्डिंगली, ये तो हाँ, ये तो चलो मैंने बता दी। एक चीज और कि अगर सारे डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम एम इज इक्वल्स टू 1, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है बेसिकली, अगर मैं सिंपल करके बताऊं, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स बार कुछ नहीं है, इसको हम मीन ही बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन में से बेसिकली अगर हम मीन को माइनस करें, उनका समेशन करें, तो आंसर हमारा 0 आएगा। इस पे कई क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। इसी चीज पे हमारे कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। और if I keep it extremely within the boundaries of our syllabus, I think it is fine. Yet अगर कोई और क्वेश्चंस होंगे वो हम एग्जाम्स के टाइम पे डिस्कस कर लेंगे, कोई भी नया क्वेश्चन आएगा, बट दिस इज द मिनिमम, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा जो भी इस वीडियो में आ रहा है। कमिंग बैक टू ज्योमेट्रिक मीन, अच्छा अब बोलेंगे कि अभी अब अर्थमेटिक मीन डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हमने जैसे अभी इसमें डिस्कस नहीं किया, जैसे हमने कंबाइंड मीन अभी ऊपर ने डिस्कस किया, तो मैं चलो यही बता देते हैं क्या, बाद का क्या ही रखें। ओके, और जस्ट अ सेकेंड, देखो कंबाइंड मीन, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके पास n है, मतलब n1 दे रखा है, एग्जाम में दे रखा होगा, पूछ अभी इसमें कि एन, अभी मत पूछना n1 क्या है, वो एग्जाम में दे रखा होगा, क्वेश्चन में डिफाइंड होगा। अगर हमें n1 दे रखा है और इसका मीन दे रखा है, और हमें n2 दे रखा है और इसका मीन दे रखा है, और हमें बोला इन दोनों का हमें कंबाइंड मीन निकाल के बता, तो हमें कुछ नहीं करा, इन दोनों को हमने प्लस कर देना। प्लस करने के बाद डिनोमिनेटर में हमें n1 प्लस n2 लिख देना है। ओके, इसमें हमें इतना ही करना है। एक चीज और आएगी इसमें, अगर मैं आपको बताऊं, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर सेम, अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम है, लेट से कि वो k है, तो इस केस में हमारा जो मीन होगा वो इक्वल टू होगा मोड के, वो इक्वल टू होगा मीडियन के, और वो हमारा अगेन हमारा जो भी जीएम हो गया, एचएम हो गया, ये सब के इक्वल आएगा, और वो है के इक्वल, ये के है, ओके सॉरी, अरे वो है के ऊपर, राइट। तो मूविंग ऑन, अब आता है ज्योमेट्रिक मीन पे। अच्छा, ये तो मैं बता चुकी हूँ, चेंज ऑफ ओरिजिन है, यानी अगर हम कोई भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे अपने ऑब्जर्वेशन में, मीन मीडियन मोड, दे चेंज विद चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। अभी देखो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल क्या होता है। अगर चेंज ऑफ ओरिजिन की मैं बात करूँ, चेंज इन ओरिजिन का मतलब होता है डेल्टा, ये ट्राइंगल को डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो। अगर हम कोई भी चीज अपने ऑब्जर्वेशन में से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते किसी भी कॉन्सेप्ट को, इसको मैं बोलूंगी चेंज ऑफ ओरिजिन। या फिर चेंज इन स्केल को मैं क्या बोलूंगी, कि अगर मैं अपने ऑब्जर्वेशन में से कोई चीज यू नो एक कोई चीज मल्टीप्लाई कर रही हूँ
या कोई चीज डिवाइड कर रही हूँ, तो इसको मैं चेंज इन स्केल। अब जो मीन मीडियन मोड है तो ये दोनों से इफेक्ट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए हमारा जो मीन है वो है 10, ठीक है। वाई आई हमें दे रखा है, मतलब ऑब्जर्व कि एक्स आई प्लस 5। अब वो बोल रहा है फाइंड करो वाई का मीन, ठीक है। अब देखो हमें कुछ नहीं करना, जो हमारा वाई का मीन है हमें वो निकालने का बोल रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स का मीन प्लस 5, ठीक है। अब ये 10 प्लस 5 करेंगे इक्वल टू 15, ये हमारा आंसर आ गया। नहीं आया समझ, एक और क्वेश्चन लेंगे। एक और क्वेश्चन क्या हम ले रहे हैं, मान लीजिए x का मीन है 15, वाई आई हमें डिफाइन कर रखा है 4xi प्लस 10। अब वो पूछेगा अगर y का मीन निकालना है, तो y का मीन, मतलब अगर हमें ये फॉर्मेट दे रखा है तो y का मीन हमारा कुछ नहीं होगा, पर क्या होगा, हम 4x जो हमें वाई आई डिफाइन कर रखा है, हाईलाइटर नहीं है क्या, हाँ नहीं है, तो जो हमें ये, एक सेकंड, तो जो हमें ये वाई आई यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, हम उसको यहाँ पर वही लिख देंगे, बस एक्स आई की जगह हमारा एक्स का मीन आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर 15 प्लस 10 कैलकुलेट करेंगे तो 70 आएगा, ठीक है। ये है। अब इतनी देर से ज्योमेट्रिक मीन डिस्कस कर, ज्योमेट्रिक मीन अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया है। ज्योमेट्रिक मीन पे आते हैं अभी। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास ऑलरेडी हैं, वो अगेन अभी तो डिस्कस नहीं कर सकते। मीडियन पे जब हम आएंगे हम क्वार्टाइल्स डेकाइल्स डिस्कस करेंगे। मोड पर भी हम आएंगे, जब हम मीन मीडियन मोड कर देंगे तो मैं आपको रिलेशनशिप भी बताऊंगी। ज्योमेट्रिक मीन, हाँ ज्योमेट्रिक मीन का जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला देखा है कि हम अपने ऑब्जर्वेशंस को रूट में ले आते हैं, और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना ये यहाँ रूट के ऊपर चला जाता है। अब देखो देखो देखो, अब इसका मतलब देखो क्या है, क्योंकि मेरे को पता है जो सुन रहे हैं जिनकी मैथ्स वीक है उनको समझ में भी नहीं आया होगा कि ये फॉर्मूला क्या है, ये इतना गंदा फॉर्मूला देख के। डरना नहीं है, देखो ज्योमेट्रिक मीन का, इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ। देखो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, ठीक है, ब्रैकेट लगा दो, x1 इंटू x2 इंटू x3 और xn जितना भी जा रहा है, जितना भी ऑब्जर्वेशन हमारा जा रहा है, ब्रैकेट क्लोज कर दो और ऊपर में लिख दो 1/n ऑफ वो 1/n, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ये, अगर एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, अगर हमें पता है अगर √4 है तो हमें पता है इसका आंसर 2 ही आएगा। 2 क्यों आएगा, क्योंकि हमें पता है ये रूट का मतलब कुछ नहीं है, हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। 4 को हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। बेसिकली ये रूट जो है ना, ये हमें बता रहा है कि ये स्क्वायर रूट है। अगर मान लीजिए हमें क्यूब रूट बताना होता तो हम बचपन में क्या लिखते थे, जो भी यहाँ पर वैल्यू थी यहाँ पर 3 लिखते थे। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें क्या पता चलता है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि वीडियो मतलब ऑडियो क्वालिटी सही नहीं है, तो अभी मैं थोड़ा चेंज किया अप्रोच वीडियो का। आई डोंट नो कि कैसा लग रहा होगा, बट आई होप कि आपका कुछ ओपिनियन आए इस वीडियो पे। ओके, या सो कहने का, इसको मैं एग्जांपल का से ही समझाती हूँ, मेरे को नहीं लगता फिर समझाएगा। मान लीजिए आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी है 2, 5, 10 और 40, ठीक है। अब वो बोल रहा है मेरे को इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल, कुछ नहीं करना हमें,
2 लिखना है, 2 की 5 से मल्टीप्लाई, 5 की 10 से मल्टीप्लाई, 10 की 40 से मल्टीप्लाई। इसका रूट रूट क्योंकि 4 नंबर है, पहले तो इसको ब्रैकेट में लिख दो, और ब्रैकेट में लिखने के बाद 1/n था ना इधर, तो देखो यहाँ पर 1/n लिखा है, तो मैंने उसी को 1/4 लिख दिया। अब बात आई, ये 1/4 लिख तो दिया, अब इस 1/4 को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? वो तो अब सी फाउंडेशन वालों की बदनसीबी, इस बदनसीबी नहीं खुशनसीबी है कि हमारे पास कैलकुलेटर ले जाना। अच्छा वो तो हमें अगेन, हाँ वो तो हम बीकॉम के भी एग्जाम्स में लेके जा सकते हैं, कैलकुलेटर लेकर चले जाना, इसको कैलकुलेट कर देना। अब रही बात इसको अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो भी एक नई वाला आ गई, उसके ऊपर एक शॉर्ट अपलोड कर दूंगी, क्योंकि ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहती हूँ, एग्जाम टाइम के लिए हम इसको थोड़ा छोटा रखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए। तो कमेंट कर दो, उस पर भी वीडियो आ जाएगी, छोटी सी, मतलब 2-3 मिनट की, राइट। ओके, अब आपको मैंने पहले बोला था, पहली की एक स्टेटमेंट हमारी क्या थी कि ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता, नेगेटिव है। अब देखो भाई, नेगेटिव आप रूट के अंदर थोड़ी लिख पाओगे, अगर कोई भी चीज नेगेटिव की मतलब नेगेटिव आ जाती है रूट के अंदर, तो वो आयोटा बन जाती है। आयोटा मतलब इमेजिनरी वैल्यू, ठीक है। ये हम जो मैं, अच्छा एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये चीज तो आपको याद ही रखनी है, कुछ भी हो जाए भूलना नहीं। अगर आपको ग्रोथ रेट, एवरेज ग्रोथ, डेप्रिसिएशन या कोई भी रेट पता लगाना है, तो हम ज्योमेट्रिक मीन का यूज करेंगे। हार्मोनिक मीन पे आते हैं। हार्मोनिक मीन क्या हो गया? ज्योमेट्रिक मीन का उल्टा। अब ये फॉर्मूला मेरे को फिर पता है, किसी को समझने का बहुत गंदी तरीके से लिखा है ये फॉर्मूला, तो बताते हैं ये भी सारी मतलब जो भी डाउट है सॉल्व हमने ही करने हैं। देखो, मान लीजिए मेरे पास 3 ऑब्जर्वेशन है, मतलब 3 ऑब्जर्वेशन में लेके चल रही हूँ, x1 है मेरे पास, x2 है, x3। अब इसका अपना बेफालतू का दिमाग मत लगना, ये x1 x2 x3 क्या है, क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, ठीक है। इसको हमें कैलकुलेट कैसे करना है? 1/x1 जो हमारी पहली ऑब्जर्वेशन है, प्लस 1/x2 यानी जो दूसरी ऑब्जर्वेशन है, प्लस 1/x3 जो तीसरी ऑब्जर्वेशन है, डिवाइडेड बाय 3। 3 यहाँ पर क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। बस यही है फॉर्मूला। ये n वगैरह देख के, समेशन वगैरह देख के कंफ्यूज मत हो, इसको इस तरीके से याद कर लो, बेटर समझ आएगा, ठीक है। ये इसका दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है। समझ आया? एग्जाम्पल लेके सॉल्व करें, थोड़ा इजी हो जाएगा सबके लिए। देखो, मैं ले रही हूँ 2 3, अच्छा पेन ही गायब हो गया। 2 3 4 5, ठीक है। 2 3 4 5 मैं लेके चल रही हूँ। अब 2 3 4 5 को कैसे हम करेंगे? अच्छा मैंने ये सिंप्लीफाई तो किया ही नहीं पहले वाला। अच्छा चलो इसी में बता देंगे। 2 3 4 5 है, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से इतना था। फिर कितनी ऑब्जर्वेशन है? 4, ठीक है। 4 है। अब अरे एक तो ये स्पेस ही कम पड़ गई, चलो कोई नहीं, ऐसे करते हैं हम। अब हमें मैथ्स का रूल पता है। अब देखो, आप क्या करना, जो ये नीचे डिनोमिनेटर है ना, इसको ऊपर भेज देना न्यूमरेटर में, और ये जो 1/2 1/3 इसको डिनोमिनेटर में भेजना, सिंप्लीफाई हो जाएगा आंसर। वैसे अगर आप सॉल्व करोगे, एंड में यही चीज होनी है कि 4 ऊपर आ जाएगा, 1/2 1/3 1/4 1/5, वो
फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली मतलब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4/1.28। तो 4/1.28 करेंगे तो 31 पॉइंट नो 3.125 आएगा आंसर। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पर इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या हमारा फॉर्मूलेज हैं। देखो भाई, अगेन इसमें भी थोड़ा डिफिकल्ट है फॉर्मूला, आपको मतलब डिफिकल्ट नहीं है पर देखने से थोड़ा लग रहा होगा। मीडियन है, मीडियन क्या होता है? एक मिडिल वैल्यू एक लार्ज डेटा बेस की। ठीक है, अब इसका ये भी बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा। मैं बोलूँ 1 2 3, अच्छा रुको रुको रुको, 3 4 5। ठीक है, मैंने 4 5 इधर किया, 1 2 इधर किया, ये 3 क्या है? मिडिल वैल्यू। ठीक है, मैंने कहने का मतलब ये था। अब अगर कोई इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज थी, अब आधे लोग तो यही पूछ रहे हैं कि इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज क्या, कमेंट्स में होगा या किसी का दिमाग चल रहा होगा। इससे पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, बहुत टाइम हो गया इस वीडियो को बने हुए, देख लो उसे। ठीक है, अब वो कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तब तो आप मिडिल टर्म ले लो। ठीक है, लेकिन मैं इसको इसलिए ऐसे नहीं बताऊंगी क्योंकि हमें डेकाइल्स परसेंटाइल्स वगैरह भी डिस्कस करने हैं, तो उस टाइम पे आपको समझ नहीं आएगा, तो अभी बता। अगर तो वो ऑड है, अगर वो ऑड है तो आपको क्या करना है? n+1/2th टर्म जो भी होगी वो हमारी मीडियन होगी। वो नहीं, अगर अगर बाय चांस से इवन होगी, बाय चांस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है हमारी, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? n/2th प्लस n/2 प्लस 1th होल डिवाइडेड बाय 2th। ये वाली जो टर्म होगी वो हमारी क्या मानी जाएगी? मीडियन। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा 6 7 क्लास वाला फॉर्मूला, इसमें तो कुछ मतलब इतना नहीं है। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कॉन्टिन्यूअस सीरीज आ जाती है तब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब इसमें से ये लोग बोलेंगे इसमें सी एफ क्या है? सी एफ हमारी क्या होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ये हो गया पोजिशनल एवरेजेस, क्वार्टाइल्स, डेकाइल्स, परसेंटाइल्स, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका कोई एग्जाम्पल देना जरूरी है क्या? दे दूं क्या एग्जाम्पल? एक जगह तो खैर इतनी है नहीं, बट दे देते हैं। डिस्क्रीट का एक दे देती हूँ एग्जाम्पल। मान लीजिए हमें एक्स आई दे रखी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हमें दे रखी है, और हमें फ्रीक्वेंसी इनकी दे रखी है 3 2 6 5 3 रैंडम नंबर्स। ठीक है, सबसे पहला काम कि हमें क्या करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। मैं बस ये बता रही हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्या, n/2 है क्या, फिर तो फॉर्मूला में पुट्टी करना है। ठीक है, फिर तो हमें फॉर्मूला में पुट्टी करना है। देखो 3 में 2 जोड़ो 5, 2 में 6, सॉरी 5 में 6 जोड़ो 11, 11 में 5 जोड़ो 16, फिर 16 में 3 जोड़ो 19। अब पता होगा क्या? ये जो हमारी वैल्यू है ये ना 19, ये हमारी फ्रीक्वेंसी का भी टोटल है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी का भी टोटल है, राइट? हमारी फ्रीक्वेंसी का भी टोटल। अभी इस डिस्क्रीट सीरीज में हमें मीडियन कैसे निकालना है? देखो डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज में हम जो मैंने n/n+1/2 वाला लगाया था वही वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या है? n+1/2। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया हमने? क्योंकि यहाँ पर 19 है, ऑड नंबर है। 2th टर्म जो होगी तो 20/2 आया, तो 10th टर्म हमारी। अब बात है, अब इसमें से 10th टर्म हम ढूंढेंगे कैसे? देखो 10th टर्म ढूंढना बहुत आसान है। 3 है यहाँ, 5 है यहाँ, 11 है यहाँ। ठीक है,
3 है, 5 है, 11 है। अब देखो जो 11 है वो यहाँ ये वाली 4 6 सॉरी 3 6 11 ये 3 6 11 वाले में आ रहा है। तो हमारी मिड वैल्यू भी 3 होगी। हालांकि वो हमें दिख रहा है यहाँ पर 1/2 को अलग करो, 4/5 को अलग करो, 3 हमारा वैसा है। थोड़ा हौच पौच हो गया बट आई होप कि समझ आ गया होगा। अब एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती तो सेम चीज करनी थी, बस उसको फॉर्मूला में डालना था। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टोटल करके आती वो हमारा n होता है, n को हम 2 से डिवाइड करते हैं, n/2 आता। ठीक है, ज्यादा अब भी फिलहाल ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, वो क्वेश्चंस जब आपको एग्जाम टाइम के बाद टाइम हमारी जो सीरीज आएगी उस पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वार्टाइल्स क्या है, डेकाइल्स क्या है, परसेंटाइल्स क्या है। आपको सेम फॉर्मूला, बस आप उसमें उसको डेटा को अगर आपने उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आपने उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अगर आपने उसको 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो जैसे जैसे मैंने बताया था n+1/2 ऐसे तो हम ऑड लेके चलना। अगर मान लो मेरे को क्वार्टाइल निकालना है, क्या निकालना है, क्वार्टाइल निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, कुछ नहीं, बस इस 2 की जगह 4 से रिप्लेस कर दूंगी। डन। ठीक है, अब कई बार ये पूछा जाता है कि मेरे को Q3 निकाल के बताओ। अब Q3 हम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, जो हमने n+1/4 का क्वार्टाइल, जो हम नॉर्मल क्वार्टाइल निकालते हैं वो, बस यहाँ पर जो 3 लिखा है 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपसे मैं पूछूं Q6 निकाल दो, कुछ नहीं करना, n+1/4 लिखो और उससे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही करना है। डेकाइल्स में भी सेम काम है। हम यहाँ क्वार्टाइल्स में 4 से डिवाइड करते थे, डेकाइल्स में हम 10 से डिवाइड कर देंगे। हमारा n+1/10 हो जाएगा, परसेंटाइल होगा। अब अगर मान लो हमें D9 निकालना है तो 9 n+1/10 ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटाइल्स आ गया भाई। परसेंटाइल्स क्या हो गया, अब मैं इसको n+1/100 से डिवाइड कर दूंगी तो फिर वही आ जाएगा। अगर मेरे को 99th वाला निकालना है तो 99 से मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं इसको। ठीक है, ये इतना सिंपल है, बस और कुछ नहीं करना। ये तो हुई बात इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज की। अरे भाई कब हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज भी तो आएगी। कॉन्टिन्यूस सीरीज को मैं इसमें नहीं डिस्कस करूंगी, बहुत थोड़ा हौच पौच हो जाएगा। डिफिकल्ट तो वो भी नहीं है, मैं ऐसी वर्बली बता देती हूँ, हालांकि क्वेश्चन आएंगे वहां पर आराम से डिस्कस करेंगे। हमारा फॉर्मूला ये होता था ना, अगर नॉर्मल हमारा सीरीज होता, क्वार्टर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल मीडियन की बात कर रहे हैं, उस केस में हम n/2 करते थे। मेरे को क्वार्टाइल निकालना तो हम n/4 करेंगे, हमारा n/2 का n/4 हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे को Q3 निकालना है तो n/4 तो होगा यहाँ पर, ये n/2 की मैं बात कर रही हूँ। ये अगर क्वार्टाइल होगा तो n/4 हो जाएगा। अगर Q3 निकालना होगा तो n/4 होगा, पर इनटू में हम इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर ये सेम चीज हमारी होती किसमें, डेकाइल में क्या करते हैं, n/10 करते, D1 अगर D1 होता तो। अगर मेरा D मान लीजिए 9 होता तो 9 इंटू n/10, समझ रहे हो। अब सेम चीज अगर मैं मान लूं मेरा परसेंटाइल में होता तो n/100 होता P1। अगर मैं P99 निकालना होता तो मेरा n/100 होता, पर इंटू में 99 भी होता। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अच्छा इनकम वेजेस में ये यूज होता है। ठीक है, और हमारा हार्मोनिक नहीं था, वो भी स्पीड एवरेजेस फाइनेंशियल रेशियोज में इसमें यूज होता है।
ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जैसे हम ये डिस्कस कर लेंगे तो मैं आपको मीडियन मीडियन मोड के बारे में रिलेशनशिप बताऊंगी, पर अभी हमने मोड नहीं किया है शायद। हम अब हम मोड पे आएंगे। जो भी सबसे ज्यादा आईवी होती वैल्यू है उसको हम बोलते हैं मोड, ठीक है। डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज में तो कुछ दिक्कत ही नहीं, वो तो आप देख के बता दोगे डेटा में, बहुत बच्चे वाला क्वेश्चन है वो। कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है। इसका मैं एक क्वेश्चन करा देती हूँ। एक्चुअली ये रिवीजन से ज्यादा थोड़ा बहुत ऐसे रिवीजन ही हुआ, क्वेश्चंस इसके एम एमसीक्यू फॉर्म में है मेरे पास, बट हमें थोड़ा काम एक्चुअली करा तो सकती हूँ, बट लेट्स सी। हाँ, अगर मैं क्लास इंटरवल ले रही हूँ अपना, जैसे कॉन्टिन्यूस सीरीज की मैं बात करूँ, 0 to 1, 1 आजा बेटा, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मेरी हो गई 3, 8, 4, 15, 3। मतलब थोड़ा वो मैंने थोड़ा ज्यादा जगह उसमें डाल दी। 1 मिनट। 3, 8, 4, 15, 3। अब थोड़ा ठीक लग रहा है डेटा। अब मेरे को इसमें मोड निकालना है। मोड का फॉर्मूला इधर दे रखा है। पहले मैं देखूंगी सबसे ज्यादा बार वो कौन सी वैल्यू आई है। सबसे ज्यादा बार देखा 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 मैंने 15 है वो वैल्यू, ठीक है। 15 की लोअर लिमिट क्या है? 6। तो मैंने 6 लिख दिया अकॉर्डिंग टू माई फॉर्मूला। अब इसमें मैं अब हम ये जो हमारा 15 है ना, इसको मैं बोलूंगी ये हमारा F1 बन जाएगा। F1 के बाद क्या था? F2। और F1 से पहले क्या था? F0। अब कुछ नहीं करना, इसको वैल्यू पुट कर दो। तो 15 माइनस 4, 2F1। 2F1 हमारा 15 2 जार 30, -4 -3। अब इसमें बोलेगा भाई ये H क्या है? H कुछ नहीं होता, हमारे क्लास इंटरवल के बीच में डिफरेंस होता है। सो वो हमारा आ गया 2। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6, 15 -4, 11, 30 -4 -3, 23। हाँ 23 आएगा। इंटू में 2 करेंगे। बोर्ड मास लगा लेना इसमें, वरना आंसर ही गलत आ जाएगा। तो 6, ओ सॉरी, सॉरी गाइज, सॉरी, बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। तो अब अप्रोक्सीमेटली आंसर 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6.55। ओके। और हमारा सेंट्रल टेंडेंसी ओ खत्म। इसके साथ हमारा सेंट्रल टेंडेंसी होता है खत्म। अगर आपको ये हमारे नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज तो नहीं, टेलीग्राम पे अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम वाले चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज बताइएगा। अच्छा, एक चीज तो रह ही गई, अभी मेरे को याद आया। मैंने आपको बोला था मीन मीडियन मोड का रिलेशनशिप बताना है, ठीक है। मीन मीडियन मोड का रिलेशनशिप क्या होगा? 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, राइट। अब देखो मीन, अब इसको मैं कई तरीके से लिख सकती हूँ। मैं इधर उधर के मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन, ये तो ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसको इधर उधर करके मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड, 3 डिफरेंस बिटवीन, मतलब इसको मतलब मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँ, पेपर में कुछ भी आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज 3 टाइम्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब बाई चांस किसी ने वो उतने में ही टेलीग्राम ग्रुप का वो सुना होगा तो उसको ये चीज पता नहीं चली होगी, पर लास्ट तक वीडियो देखना इसलिए जरूर होता है। एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। आई रीड ऑल योर कमेंट्स एंड आई होप ऑडियो की क्वालिटी बेटर आई होगी इस टाइम।
So yeah, thank you so much for watching.